आज से हमारी मैकियावली की सीरीज़ स्टार्ट है, लेकिन मैकियावली को डायरेक्ट पढ़ने से पहले हम उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि वो किस जगह से बिलॉन्ग करता था और उसके टाइम का सिनेरियो क्या था। इस तरह से हमें मैकियावली की जो फ़िलासफ़ी है वो अच्छी तरह समझ आ सकती है। ये वो वक़्त था जब मेडिवल पीरियड जो है वो चेंज हो रहा था रिनेसेंस एरा में। मेडिवल पीरियड जो है वो 5th से लेके 15th सेंचुरीज़ तक के टाइम को हम कहते हैं, और जबकि जो रिनेसेंस एरा है वो 14 से 17th सेंचुरीज़ तक के टाइम को हम कंसीडर करते हैं रिनेसेंस एरा में। मेडिवल पीरियड वो था जिसमें हर चीज़ मतलब पुराने तरीक़ों से होती, जैसे लाइक वॉर है, इन्वेजन्स हैं, लाइक डीअर्बनाइजेशन ऑफ पीपल हो गई, और ये सारी चीज़ें वैसे ही होती रही उस सारे टाइम में, 5th से लेके 15th सेंचुरी तक। लेकिन 14th सेंचुरी के लास्ट से ही रिनेसेंस एरा स्टार्ट हुआ था। हर चीज़ में इनोवेशन आना शुरू हुई। इस टाइम के लोग जो थे वो इंस्पायर्ड थे प्री क्रिश्चियन क्लासिकल कल्चर से। इससे मुराद ये है, मतलब कि वो लोग ज़्यादा इंसान दोस्त थे, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, इंडिविजुअलिज्म थे, और जो थे ना लाइक काफराना थे। पैगनिज्म मीन्स काफराना, काफराना इन दैट सेंस कि वो नॉन रिलीजियस की तरफ जा रहे थे। ज़्यादातर उनका जो रुझान था वो साइंटिफिक इनोवेशंस और साइंस की तरफ ज़्यादा वो रिलाई कर रहे थे। जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स उनमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैगनिज्म भी थे, मतलब ज़्यादातर उनकी नेचर जो थी नॉन रिलीजियस थी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो मेडिवल टाइम का आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको हम गोथिक स्टाइल कहते हैं, और जो स्कॉलास्टिसिज्म है वो एक रवायती किस्म की अगर फ़िलासफ़ीज़ पढ़ लो, थेरीज़ पढ़ लो, बस उस तरह की स्टडीज़ को कहते हैं। तो जो रिनेसेंस एरा में लोग थे उन्होंने इन दोनों स्टाइल्स को ख़त्म किया, अबैंडन किया। उन्होंने न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल और न्यू वे ऑफ स्टडी, लाइक जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, उसको इंट्रोड्यूस करवाया रिनेसेंस एरा में। जो रिनेसेंस टाइम के फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने मेडिवल थियोलॉजी जो कि ये कहती थी कि जी इंसान जो हैं वो एक डेप्रेड एनिमल है, मतलब ये कि वो मॉरली करप्ट है और बहुत ज़्यादा जी इवल किस्म की चीज़ है कोई। इस कंसेप्ट को रिनेसेंस फ़िलासफ़र्स ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिनेसेंस एरा में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से आई, क्योंकि हमने देखा है कि रिनेसेंस एरा में जो लोगों का सोचने का तरीका था, लोगों का जो बिहेवियर था वो ज़्यादा चेंज हुआ था। लोग इंटेलेक्चुअली ज़्यादा चेंज हुए थे। उनका आर्किटेक्चर स्टाइल, उनका स्टडी स्टाइल, उनकी हर चीज़ में इनोवेशन आई थी। अब हम देखेंगे कि रिनेसेंस एरा में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह हुई थी। मिडिल एजेस में कमर्शियल प्रॉफिट लेने को गुनाह समझा जाता था, लेकिन 15th सेंचुरी में एक न्यू इकोनॉमिक क्लास इमर्ज हुई। कहाँ पर? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। उन्होंने जो फ्यूडल लोकल रेगुलेशंस है ना उसको ख़त्म किया, उसको तोड़ा। अब वो फ्यूडल लोकल रेगुलेशंस कौन सी थी? ये जो वर्ड फ्यूडल है ये फ्यूडलिज्म से आया है, ये फ्यूडल सिस्टम से वर्ड आया फ्यूडल। और फ्यूडलिज्म एक ऐसा पीरियड था जिसमें किंग के अलावा जो निचले लोग थे उनके पास भी पावर थी और वो भी रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज कर सकते थे। तो उन लोकल रेगुलेशंस की वजह से कमर्शियली काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और प्रॉफिट लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो लोग खुद के पास सारा प्रॉफिट रखते थे और ख़ुद की रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे जो उनको बेनिफिट देते थे। लेकिन इस न्यू इकोनॉमिक क्लास ने इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया, और जो पावर सेंट्रलाइज थी सिर्फ उस टाइम के पावरफुल लोगों के पास, उसको भी ख़त्म किया, डिसरप्ट किया, एटलीस्ट उसको काफ़ी हद तक तोड़ दिया, ख़त्म किया। ऐसा करने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन वो एम्बिशियस रहे और उन अपनी प्रोग्रेस करते रहे। इसीलिए वो एट द एंड सक्सेसफुल हो गए। अब जो न्यू इकोनॉमिक टाइम था उसकी प्रायोरिटीज़ थी प्रॉफिट हो, सेल्फ इंटरेस्ट आए और कैपिटलिज्म की ग्रोथ हो, कैपिटलिज्म की बर्थ हो। ऑनवर्ड हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म हम किसको कहते हैं, ये कैसा सिस्टम होता है। अब बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल फ्रीली कोई भी अपनी कंपनी ओन कर सकता है, अपना कोई भी बिजनेस ओन कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है गवर्नमेंट की लॉज एंड रेगुलेशंस के अंडर।
लेकिन ये सिस्टम उस टाइम पे इम्पोज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि किंग के अलावा बहुत ज़्यादा और भी ऐसी पार्ट्स थी लाइक नोबिलिटीज़, डिफरेंट क्लासेस के जो इस सिस्टम को पसंद नहीं थी करती। वो सारी पावर, सारा प्रॉफ़िट खुद के पास रखना चाहती थी। तो उस टाइम पे कैपिटलिज़्म सिस्टम को अप्लाई करना या उसको उसके साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो लोकल रेगुलेशंस थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं थे करते। अब फ्यूडलिज़्म टाइम के जो नोबिलिटीज़ हैं या जो वो पावरफुल लोग हैं, वो इस सिस्टम को पसंद नहीं करेंगे, ये लॉजिकल बात है। इसलिए क्योंकि देखें, उनकी जो पावर है वो सिर्फ़ पैसे की वजह से है। पैसे से वो लोग खरीद सकते हैं, वो जो चाहे खरीद सकते हैं, वो एक अपनी पावर ऑन करते हैं थ्रू दिस मनी। अगर वो ये जो है पैसे का सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा, एक लोकल आदमी भी वैसे पैसा कमा सकता है, तो ये हार्म करेगा उनकी पावर को, तो वो इस सिस्टम को पसंद नहीं करेंगे। ये जो मूवमेंट चली कैपिटलिज्म की तरफ, इसने किंग को और मिडिल क्लास लोगों को इत्तेहादी बना दिया एक दूसरे का, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा चाहते हैं और जो किंग है वो पावर चाहता है। अब ऐसा नहीं था कि किंग के पास उस टाइम पावर नहीं थी, पावर थी, लेकिन उसको वो पावर शेयर करनी पड़ती थी निचले लोगों के साथ, नोबिलिटी के साथ, नीड्स के साथ, और वो पावर सारी उसकी डिवाइडेड होती थी। इस तरह वो कोई भी एक चीज़ इम्पोज नहीं था कर सकता, कुछ भी उसका असर नहीं था सोसाइटी में। तो वो एक ह्यूज पावर चाहता था जो सिर्फ उससे बिलोंग करती हो, सिर्फ किंग के पास जो हो। अब इस तरह जो किंग है कैपिटलिज्म सिस्टम से, वो जो ताजरों से पैसा भी ले सकता था टैक्स की फॉर्म में, और जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी उन पे इम्पोज कर सकता था, और इन रिवर्स ताजरों को ज़्यादा मौका मिल सकता था, ज़्यादा जगहों पे वो तिजारत कर सकते थे सिर्फ एक बंदे के अंडर रह के, जो था किंग। और जो किंग है वो भी इस डील से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पावर भी उसके पास थी और पैसा भी उसी के पास जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब ये जो पार्टनरशिप थी किंग और कैपिटलिस्ट्स की, ये भी टेम्परेरी थी, क्योंकि जब किंग जो है वो सख्त रेगुलेशंस लगाएगा, ज़्यादा टैक्स लेगा या ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएगा, तो उनकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। लेकिन ये उस टाइम बहुत दूर की सोच थी, उस टाइम इस चीज़ से फ़र्क नहीं था पड़ता। उस टाइम इन दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए इन दोनों का साथ चलना ज़रूरी था। और अब ये जो कम्बिनेशन बना था कैपिटलिज़्म का और नेशनल मोनार्की का, इसने हिस्ट्री को मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसी कम्बिनेशन की वजह से एक किंग की पावर क्रिएट हुई, एक ऐसा अच्छा सिस्टम बना ना। नाउ एब्सोल्यूटिज्म इन बोथ चर्च एंड स्टेट। अब कैपिटलिज्म की सर्वाइवल के लिए या उसकी इन्फोर्समेंट के लिए एक मसला ये भी था कि चर्च और स्टेट दोनों में एब्सोल्यूटिज्म का सिस्टम था। अब व्हाट इज़ एब्सोल्यूटिज्म? एब्सोल्यूटिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बंदे के पास या एक रूलर के पास, एक लीडर के पास सारी पावर हो, सारी कंट्री की अथॉरिटी हो। अब चर्च में पाप ने कहा जी सारी पावर मुझसे बिलोंग करती है, मैं ही सारी अथॉरिटी का हेड हूँ और सारी पावर मेरे पास है, और मैं जो है खुदा के रूल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और अपने किसी भी एक्शन के लिए मैं दुनियावी किसी भी गवर्नमेंट, दुनियावी किसी भी पार्लियामेंट को अपने बातों के लिए, अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। ये बिल्कुल इन्वर्स है मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म का, क्योंकि चर्च में उसने अपनी बादशाहत कायम की हुई है और वो किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है। इसी तरह जो किंग है उसके पास भी एक बड़ी शानदार किस्म की पावर है। उसके नीचे जितने भी एम्परर हैं, नोबिलिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्स हैं, वो सारे उसके अंडर काम करती हैं। ऑल्दो वो उनसे पावर शेयर करता है, लेकिन अल्टीमेट पावर तो किंग से ही बिलोंग करती है ना। तो किंग ने मिडिल क्लास से मिलके इन सारे मेडिवियल इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उस टाइम पे रिनेजेंस के टाइम पे मिडिल क्लास और किंग दोनों के सेम एनिमी थे, और एनिमीज़ थे चर्च का पॉप जो सारी पावर को खुद से बिलोंग करता था, और सारी नोबिलिटी जो जिनके साथ किंग को अपनी पावर शेयर करना पड़ती थी, और यही मिडिल क्लास की भी एनिमीज़ थे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मिडिल क्लास के सारे राइट्स दबाए हुए थे, ख़त्म किए हुए थे। तो किंग ने रिनेजेंस इरा में मिडिल क्लास की सपोर्ट के साथ जितने भी इंटरनल एनिमीज़ थे उनको ख़त्म किया, और जितने भी मेडिवियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी तबाह कर दिया। इस तरह किंग ने सारी सिटीज़ पे कंट्रोल भी हासिल कर लिया, और नोबिलिटी की जो पावर थी उसको भी ओवरकम कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर उसने अपना पैसा लगाया मिडिल क्लास की पावर को ज़्यादा करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, जो कि उसके मोनार्कल एम्बिशंस को
सपोर्ट करते थे। इस तरह दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत थी और उन्होंने मिलके इन चीज़ों को अपने एनिमीज़ पर काबू पा लिया। अब हम देखेंगे कि रिनेसेंस एरा में इटली में किस तरह रिफॉर्म्स आई थी। इटली जो है अब ऐसा यूरोपियन मुल्क था जिसके पास ज़्यादा रिलीजियस फोर्सेस थी और इसी तरह फिर जब मुनाफा बख्श जो वो पॉप्स थे या उनके जो स्कैंडल्स बने उससे ये चीज़ ज़्यादा उनसे दूर हो गई। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू पैगनिज़्म। अब इसने न्यू पैगनिज़्म वाले सिस्टम को जन्म दिया। कैसे? अब न्यू पैगनिज़्म कौन सा सिस्टम है? रिलीजन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल प्री क्रिश्चियन बिलीव्स ऑफ प्री मॉडर्न पीपल्स इन यूरोप। उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स पे यकीन करना ही छोड़ दिया और एक न्यू रिलीजन न्यू पैगनिज़्म जो कि प्री क्रिश्चियन बिलीव्स पर मुश्तमिल था या उससे इन्फ्लुएंस था, उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। अकेडमीज़ में भी सेकुलर स्टडीज़ होने लग गई, आर्ट में भी चेंज आया, इंटेलेक्चुअल कल्चर भी चेंज हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज़ हिंड्रेंस टू इट्स यूनिटी एंड प्रोग्रेस। इटली की प्रोग्रेस और उसके इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावटें क्या थी? इटली जो है वो उस टाइम पे 5 स्टेट्स पर मुश्तमिल था और हर स्टेट के पास इक्वल इक्वल पार्ट थी। अब वो स्टेट थी नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, विंची एंड पेपल स्टेट। अब ये जो पॉलिटिकल डिवीजन थी इन स्टेट्स के दरमियान, ये एक कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनने नहीं थी दे रही, क्योंकि हर स्टेट अपनी पार्ट चाहती थी। लेकिन नेशनल यूनिटी के लिए इन सब स्टेट्स को यूनिफाई होना ज़रूरी था, लेकिन इनकी यूनिफिकेशन सिर्फ थ्रू फोर्स ही हो सकती थी। बाय फोर्स ही हम इनको यूनिफाई कर सकते थे। लेकिन इसकी यूनिटी में सबसे बड़ी जो रुकावट जो स्टेट थी ना, वो पेपल स्टेट थी जिसको पोप रूल कर रहा था। क्योंकि जो पोप है वो चाहता था कि वो रूल करे सारे इटली को, लेकिन ऐसा लोग नहीं थे चाहते। तो लेकिन अगर पोप पूरे इटली पे रूल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी और को भी रूल नहीं था करने दे सकता, क्योंकि उसकी अपनी जो स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट थी उस टाइम पे इटली के अंदर। फिर इन डिवीजन्स की वजह से जो इटली के लोगों के हौसले हैं या उनके जो इखलाकियात हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी और जो मेडिवियल टाइम की ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे वो अब उन लोगों के दरमियान इखलाकियात पैदा करने में या उनके दरमियान यूनिटी बनाने में अब वो ज़्यादा काम नहीं थे कर सकते, क्योंकि अब उनमें वो क्रिज्मा या वो पावर नहीं थी रही। इसलिए इटली के पास कोई नेशनल मोनार्क नहीं था, कोई एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उनकी जो इखलाकियात हैं वो भी बहुत हद तक नीचे गिर गई थी। इटली को फिर बहुत ज़्यादा जालिम लोग जो थे वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए बाहर से भी मदद लेते थे लोगों की और मैजनरी सोल्जर्स को भी यूज़ करते थे, जो उनके मुश्किल वक्त पे उनके काम आते थे और उनसे पैसे लेते थे। इस तरह इटली की जो डिवीज़न थी स्टेट्स में और हर स्टेट्स का जो हेड था वो चाहता था कि वो सारे इटली को रूल करे, और जो सबसे मेजर हेड जो पॉप था वो रूल करना चाहता था और ऐसा लोग नहीं थे चाहते। और जो दूसरे हेड थे वो भी जालिम हो गए थे, क्योंकि वो भी पार चाहते थे और वो दूसरे मुल्कों से भी एड ले रहे थे, बाहर से भी एड ले रहे थे, मशीनरी सोल्जर्स भी यूज़ कर रहे। तो इन सब रुकावटों की वजह से जो इटली है ना वो प्रोग्रेस कर पा रहा था, ना उसकी यूनिटी मेंटेन हो पा रही थी।